दोस्तों आज हम बताएंगे कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती हैं और उनका एसएसबी में क्या रोल होता है। आप सबने कई बार एसएसबी का नाम आते ही OLQs के बारे में सुना ही होगा, मगर आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि आखिर ये OLQs एसएसबी में क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं और क्यों इनको जानना आपके लिए जरूरी है। एसएसबी में कराए जाने वाले मुख्य टेस्ट्स और टेक्निक्स का एम और ऑब्जेक्टिव होता है पता लगाना कि कैंडिडेट में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं। एसएसबी का सिलेक्शन सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब आप कोई भी टेस्ट देंगे तो आपके अंदर की क्वालिटीज उन टेस्ट्स के जरिए बाहर जाहिर होंगी। कोई भी इंडिविजुअल जो एसएसबी दे रहा है उसे इन टेस्ट्स के जरिए जांचा और परखा जाता है कि वो भविष्य में एक योग्य ऑफिसर बनने के लायक है भी या नहीं। क्या वो कैंडिडेट ट्रेनिंग के बाद एक कुशल ऑफिसर बनने के लायक है और क्या उसमें ये क्षमता है कि वो युद्ध और शांति काल के दौरान सतर्क रह के अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या होते हैं ये 15 OLQs और कैसे आप इन्हें खुद के अंदर ला सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एसएसबी क्रैक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो शुरू करते हैं। OLQs को 4 फैक्टर्स में बांटा गया है और हर एक फैक्टर में कुछ OLQs आती हैं। फैक्टर ए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें सबसे पहले आता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जिसमें एक व्यक्ति अलग अलग तरह की प्रैक्टिकल सिचुएशंस को, जो कि सामान्यतः थोड़ी कठिन किस्म की होती है, उन्हें अपने दिमाग से तुरंत हल कर दें। ये बेसिक इंटेलिजेंस से अलग होता है, क्योंकि जहां बेसिक इंटेलिजेंस को आप किसी भी सामान्य टेस्ट से जांच सकते हैं, वहीं इफेक्टिव इंटेलिजेंस को जांचने के लिए प्रैक्टिकल सिचुएशंस का होना बहुत ही जरूरी होता है। अपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस को भी व्यक्ति रोजाना की जिंदगी में कुछ बदलाव करके आसानी से बढ़ा सकता है। इसके लिए ये जरूरी है कि आपको नए तरीके से चीजों को सोचना होगा और अपनी खुद की एक सोच विकसित करनी होगी। इसमें दूसरा आता है रीजनिंग एबिलिटी। जरूरी चीजों को समझने की क्षमता और उसी के साथ ही साथ लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग से एक निश्चित कंक्लूजन पर आने को ही रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। अपनी रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति में एक जिज्ञासु का होना बहुत ही जरूरी है और उसके साथ ही साथ चीजों को अच्छे से समझने की ताकत और किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से देखने की काबिलियत होनी चाहिए। किसी भी कैंडिडेट की रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होने का मतलब है कि वो चीजों को अच्छे से एनालाइज कर सकता है और साथ ही साथ काफी लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसमें तीसरी क्वालिटी है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का मतलब होता है रिसोर्सेज का एक सिस्टमैटिक तरीके से यूज करना ताकि उसके जरिए इफेक्टिव रिजल्ट्स आ सके। किसी भी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज को उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज करना और अपने ऑब्जेक्टिव को पाना ही ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को आप अलग अलग तरह की एक्टिविटीज और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा के अच्छा कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स अपने स्कूल या कॉलेज के समय में इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी समय के साथ बेहतर हो जाती है। अगली क्वालिटी है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन वो क्वालिटी होती है जिसके जरिए कोई भी कैंडिडेट अपने आइडियाज को दूसरे लोगों तक कितनी आसानी से पहुंचा सकता है। यह आपकी पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां ये देखा जाता है कि आप कितने अच्छे से अपने मन के विचारों को कितनी क्लैरिटी और आसानी से सामने वाले इंसान तक रख पा रहे हैं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन को अच्छा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरैक्शन कर सकें। चलिए अब जानते हैं फैक्टर बी के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है सोशल एडजस्टमेंट और इसमें हम पहले बात करते हैं सोशल अडेप्टेबिलिटी की। किसी भी कैंडिडेट की वो क्षमता जिसके जरिए वो किसी भी सामाजिक माहौल, किसी भी प्रकार के लोगों और ग्रुप्स में आसानी से अडेप्ट कर, खासकर अपने से बड़े, छोटे और बराबर के लोगों के साथ जो आपसे पद में छोटे या बड़े हो सकते हैं, उसे ही सोशल अडेप्टेबिलिटी कहा जाता है। सोशल अडेप्टेबिलिटी को अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ घुले मिले और उनके विचारों को जाने। इसके साथ ही साथ उन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए चीजों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये बहुत ही जरूरी है। चलिए अब बात करेंगे कोऑपरेशन की।
कोई भी व्यक्ति जब अपने व्यवहार के अनुरूप किसी के साथ या किन्हीं लोगों के साथ किसी काम को करें जिसके करने से ग्रुप गोल को अचीव किया जा सके, उसे ही कोऑपरेशन कहते हैं। कोऑपरेशन को गौर से समझने पर यह बात सामने आती है कि ये क्वालिटी हमें ये सिखाती है कि कोई भी काम एक ग्रुप में रहकर अच्छे से किया जा सकता है, ना कि अकेले रहकर। और कोऑपरेशन के जरिए टीम स्पिरिट की भावना को देखा जाता है और ये भी कि कैंडिडेट ग्रुप एम के लिए कितना डेडिकेटेड है बजाय खुद के एम के लिए। अब हम बात करेंगे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब भी कोई कैंडिडेट अपने दिए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से पूरा करता है और ये समझता है कि उसे दिए हुए काम को उसे बिना किसी की सहायता की अपेक्षा किए बिना पूरा करना है, उसी क्वालिटी को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझते हैं वो अक्सर फेथफुल, ड्यूटीफुल और अथॉरिटी का सम्मान करने वाले लोग होते हैं और किसी भी सेना में ऐसे लोगों को जरूर ही सिलेक्ट किया जाता है। चलिए अब बात करेंगे फैक्टर सी की, जिसमें सोशल इफेक्टिवनेस आती है और इसकी शुरुआत हम करेंगे इनिशिएटिव से। किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता होना जिसके जरिए वो समय पर एक शुरुआती फैसला ले सके जो किसी भी एक्शन के होने के लिए जरूरी हो, उसे ही इनिशिएटिव कहा जाता है। इनिशिएटिव लोग अक्सर खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं और वो अपने विचारों से या एक्शन से लोगों को प्रभावित करते ही रहते हैं। उनके दिमाग में अक्सर आपको नए नए आइडियाज आते दिखाई देते रहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास और वो क्वालिटी है जिसके जरिए एक कैंडिडेट किसी भी प्रकार की अनजान और कठिन प्रॉब्लम्स को अपनी सोच और समझ पर भरोसा करते हुए सुलझा ले। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं वो कठिन सिचुएशंस में भी शांत रहते हैं और हमेशा लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा होता है और वो कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। आपने क्रिकेट फील्ड पर महेंद्र सिंह धोनी को देखा ही होगा, हमेशा काम रहते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस और लॉजिकल तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं और एक नई मिसाल कायम करते हैं। तो चलिए वापस टॉपिक में आते हैं और बढ़ते हैं आगे। स्पीड ऑफ डिसीजन यानी कि आपके निर्णय लेने की क्षमता कितनी तेज है। किसी भी कठिन सिचुएशन में एक इंसान कितनी तेजी से ऐसे फैसले लेता है जिससे उस समस्या से बाहर निकला जा सके। यही चीज हमें उस इंसान की स्पीड ऑफ डिसीजन के बारे में बताता है। स्पीड ऑफ डिसीजन इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि वो डिसीजन कितना सही है और क्या वो दिए गए ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है या नहीं। जो लोग डिसीजंस तेजी से लेते हैं उनके अंदर कंफ्यूजन, झिझक आदि नहीं रहती है और वो जानते हैं कि इस फैसले का क्या रिजल्ट रहने वाला है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। किसी भी इंसान के अंदर की वो क्षमता जिसके जरिए वो अपने साथ वाले लोगों को उस तरह से प्रभावित कर दे कि वो लोग उनके द्वारा कंबाइंड ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अपना मैक्सिमम एफर्ट दें। किसी भी ग्रुप को काम करने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है और जो इंसान ग्रुप को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करता है और बाकी लोगों पर अपनी सोच की छाप छोड़ता है, वही इंसान ग्रुप का लीडर बन पाता है। जो लोग चीजों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं और किसी भी तरह के लोगों को अपने आइडियाज और एक्शंस से इफेक्ट करते हैं, वही लोग किसी भी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करेंगे लाइवलीनेस की। लाइवलीनेस यानी कि जिंदा दिली। ये क्वालिटी किसी भी इंसान की वो क्षमता होती है जिसमें वो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और जिंदा दिल सोच से अच्छे हालात पैदा कर सकता है। लाइवलीनेस की क्वालिटी वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं और इनके जरिए ही इनके आसपास वाले लोग भी खुश रहते हैं। तो अगर आप लोगों को अक्सर हंसाते रहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्वालिटी आप में है। इसी बीच एक फैक्टर डी भी है जो कि है डायनामिक। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेशन की। किसी भी इंसान के अंदर की डिटर्मिनेशन ये बताती है कि वो किसी भी सिचुएशन और कितनी भी ऑब्स्टेकल्स के बाद भी अपने गोल्स को पा सकता है। इसके जरिए हमें ये पता लगता है कि कोई भी इंसान अपने पर्पस के लिए कितना फोकस्ड है और उसकी मेंटल कंसंट्रेशन के साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ ऑफ विल कितनी है। ऐसे कैंडिडेट्स जो हर हालात में टिके रहते हैं और बार बार अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं बिना किसी रुकावट के, वो ही असल मायनों में डिटरमिन्ड होते हैं। करेज। जी हाँ, अब हम बात करेंगे करेज की। करेज यानी कि साहस और बहादुरी। किसी भी इंसान के अंदर की वो क्षमता जिसके जरिए वो मुश्किल वक्त में एक्सेप्शनल काम अपनी खुद की सोच और समझ से कर सके और ये समझ सके कि वो एक पर्पस के लिए रिस्क ले रहा है।
जिस इंसान के अंदर करेज होती है वो कभी भी खतरों से नहीं डरता और हमेशा ही एडवेंचर के लिए तैयार रहता है। करेजियस लोग खतरे उठाने वाले, हिम्मती, बोल्ड, अग्रेसिव होते हैं, जिनकी फिजिकल के साथ ही साथ मॉरल करेज भी हाई होती है। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेमिना की। किसी भी प्रकार के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन को झेल सकने की क्षमता ही स्टेमिना कहलाती है। स्टेमिना का दूसरा मतलब एंड्योरेंस भी होता है, जिसमें इंसान अपनी ही परफॉर्मेंस को समय के साथ इम्प्रूव करता है और उसी के साथ ही साथ उसकी खुद की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। मेंटल और फिजिकल स्टेमिना लगातार प्रैक्टिस से ही आता है और उसके लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस को लगातार इवैल्यूएट करके उस पर वर्क करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।